वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 6 का पार्ट 2 सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसके आगे हार्ट एंड हार्ट से रिलेटेड सारा जितने भी टॉपिक्स हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम consists of a heart, some closed blood vessels like artery, veins and circulating blood। आप इस पूरे पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी आपको आर्टरीज और वेन्स दिखाई दे रही हैं। आर्टरी वो है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है ना। ऑक्सीजन जो कैरी करती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कैरी करता है उसको क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कौन सी दो हैं जो वेन ऐसी है जो जिसमें उल्टा होता है। ठीक है, तो वो आप इतना हिंट तो आपको समझ ही गया होगा कि वो वेन जो लंग्स से हार्ट में लेकर आएगी ब्लड, वो कैसी होगी? लंग्स से हार्ट में लेके आएगी, वो कैसी होगी? ऑक्सीजनेटेड होगी, है ना। ऑक्सीजन कैरी करती है, तो वो वेन जो लंग्स से हार्ट में लेकर आएगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। खैर, इसका पूरा डिटेल हम अभी जब वो पर्टिकुलर टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन जो ऑर्गन है वो हमारा हार्ट है, और उसके बाद कुछ क्लोज ब्लड वेसल्स हैं जिसमें वेन्स और आर्टरी आती हैं, वो पूरी हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करती हैं। ठीक है, तो सबसे मेन जो ऑर्गन है हार्ट, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। ओके, सो ये डायग्राम हमारा हार्ट का दिया हुआ है। ठीक है, हार्ट क्या है? इट इज अ मस्कुलर एंड मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड ऑर्गन। इसकी जो ये किससे बना हुआ है? मीजोडर्म से बना हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड होता है? हमारा हार्ट लोकेटेड होता है जो हमारी ये थोरेसिक कैविटी है उसमें लंग्स के बीच में स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट है ना, और थोड़ा सा झुका हुआ है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ टिल्टेड रहता है। ओके, हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, क्योंकि ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है पूरी बॉडी में, ताकि ऑक्सीजन वहां चली जाए और अपनी वो फंक्शनैलिटी कर पाए। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है और इसकी जो रिदम है उसको मेंटेन करने के लिए इसके ऊपर एक क्या होती है? डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक है, और वो जो पेरिकार्डियम है वो डबल मेम्ब्रेन है, और उसके बीच में देयर इज अ फ्लूइड भरा हुआ होता है। वो क्या करता है? किसी भी तरीके के जर्क या किसी भी तरीके के फ्रिक्शन से हार्ट को बचाने का काम करता है। ठीक है, और ये जो इसकी मसल्स हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? वहां स्पेशलाइज्ड मसल होती हैं जिसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं, और ये ही जो है इसकी पर्टिकुलर जो रिदम है उसको मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, तो हमने क्या अभी तक देखा? हमने देखा कि जो हार्ट है वो एक मेसोडर्मल ओरिजिन है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ लोकेटेड है? ये थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है, लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है, और लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, डबल वॉल्ड होता है। ये जैसा कि इस पिक्चर में दिखा रहे हैं अभी पेरिकार्डियम है ना। और हमारा जो हार्ट है वो कितना बड़ा होता है? हमारा हार्ट जो है, हमारी ये जो मुट्ठी होती है, बस इतना सा बड़ा होता है। ठीक है, इतना बड़ा होता है, और इसका वजन कोई खास नहीं होता, 250 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है। लेकिन इसमें कैपेबिलिटी कितनी है कि पूरे के पूरे ब्लड सप्लाई हमारी पूरी बॉडी में, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, सारी बॉडी में, इनफैक्ट अपनी मसल्स में भी करने का काम इसी को दिया जाता है। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ है। ठीक है, ऊपर वाले ये जो चैम्बर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, आप देख पा रहे हैं कि ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसे हम वेंट्रिकल कह रहे हैं, उसके कंपैरिजन में थोड़े से छोटे हैं। ठीक है, तो अट्रिया जो है, दीज आर रिलेटिवली स्मॉल, है ना, थोड़े से छोटे होते हैं और अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम बेस पार्ट भी बोलते हैं।
इसे बेस पार्ट भी बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम एपेक्स पार्ट भी बोलते हैं, एपेक्स पार्ट। तो अट्रियम कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन अपर पार्ट, और वी कैन कॉल इट, या हम इसे कह सकते हैं अपर चैम्बर्स हैं, या बेस में प्रेजेंट होते हैं। और एपेक्स में कौन से चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं? एपेक्स में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, जो कि कंपैरेटिवली क्या है? कंपैरेटिवली बड़े होते हैं अट्रियम से। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें, ये हमारा अट्रिया हो गया, ये जो ब्लू कलर में डिनोट यहाँ पर किया हुआ है, इसका मतलब ये जो ब्लू कलर है वो क्या बता रहा है? ये बता रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जेनेटेड ब्लड। ये जो ब्लू कलर है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कहां कहां से आ रहा है? ये आ रहा है हमारे बॉडी के अपर पार्ट से, मतलब सुपीरियर वेना केवा से, हमारी बॉडी के नीचे वाले पार्ट से, यानी कि इंफीरियर वेना केवा से भी आ रहा है। और कहां से आ रहा है? हार्ट की अपनी मसल से भी आ रहा है ना? उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए है अपनी रिदम करने के लिए, तो वहां से भी आ रहा है, और उसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। जहां पर उसका स्ट्रक्चर होता है कोरोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरी, वहां से भी इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इसके अंदर। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट, ये जितनी भी हमारी ग्रेट वेन्स हैं उनसे होते हुए सुपीरियर वेना केवा राइट अट्रियम में आ रहा है, और राइट अट्रियम के बाद ये जो है राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। जहां पूरा आपको ब्लू पार्ट दिखाया हुआ है वो डिनोट कर रहा है, ब्लू पार्ट क्या? वो डिनोट कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अच्छा, अगर हम लेफ्ट वाला पार्ट देखें तो लेफ्ट वाला पार्ट हमारे को रेड दिखाया जा रहा है। कैसा दिखाया जा रहा है? लेफ्ट वाला पार्ट हमको रेड दिखाया जा रहा है। रेड इसका मतलब उसमें आ रहा है जो वो है ऑक्सीजनेटेड, उसमें जो आ रहा है वो आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये जो, और अगर हम देखें कहां से आ रहा है, ये देखिए, ये आ रहा है पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से अंदर की तरफ एरो आ रहे हैं ना, ये अंदर की तरफ एरो आ रहे हैं, और इसकी ओपनिंग ये खुल रही है, ये खुल रही है। ये कहां पे खुल रही है? लेफ्ट अट्रियम में। तो हालांकि ये वेन है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड नॉर्मली घूमना चाहिए ब्लड पूरी बॉडी के अंदर, लेकिन वो वेन जो हार्ट की तरफ ला रही है, मतलब जो लेकर आ रही है तो हमारे लंग्स से लेकिन टुवर्ड्स हार्ट, वो लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो कहां खुल रहा है? पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन खुल रहा है लेफ्ट अट्रियम के अंदर। ठीक है, और ये होंगी कितनी? ये होंगी 2 होंगी राइट से, 2 होंगी लेफ्ट से, तो टोटल ये 4 होंगी। ठीक है, ओके। और ये लेफ्ट अट्रियम हमारा फिर खुल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो यहां से ये जो है पूरा ब्लड लेफ्ट अट्रियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। ठीक है, ऊपर के चैम्बर को बोल रहे हैं अट्रिया, ऊपर के चैम्बर को बोल रहे हैं अट्रिया। ठीक है, जो कि अपर पार्ट है, और नीचे के चैम्बर्स को बोल रहे हैं वेंट्रिकल्स, जो कि लोअर पार्ट है। अपर पार्ट कैसा है? स्मॉल है, जो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, स्मॉल है। और लोअर पार्ट कैसा है? ये बड़ा है। ठीक है, लोअर पार्ट कैसा है? ये लार्ज है। ठीक है, और राइट अट्रियम में कहां से आ रहा है ब्लड? राइट अट्रियम में आ रहा है सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से, और कोरोनरी साइनस से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आ रहा है, इसीलिए इसको ब्लू में दिखाया गया है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है लेफ्ट साइड में, कहां से? पल्मोनरी वेन से, और वो हमारे को राइट में दिखाया गया है। वो कहां खुल रहा है? लेफ्ट अट्रियम में, और लेफ्ट अट्रियम फिर खुल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जहां से ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अओर्टा से होते हुए फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अब इसी हार्ट में, ये जो हार्ट हमारे पास अभी दिखा रहे थे, उसमें तरह तरह की वॉल्स हमको दिखाई दे रही थी। तो मैं यहां पर आपके लिए एक छोटा सा हार्ट बना लेती हूँ।
ठीक है, ये क्या है, राइट, ये क्या है, लेफ्ट, इसको हम लिखेंगे राइट वेंट्रिकल, सॉरी ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, मैं क्या कह रही हूँ, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रिया, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट अट्रिया, और ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब सेकंड, ओके, अब इंटर अट्रियल सेप्टम, देयर इज अ टर्म इंटर अट्रियल सेप्टम, यानी ये अट्रिया के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो सेप्टम है, या मैं इसको दूसरे कलर से हम लोग ले लेते हैं, चलिए, ये जो कलर है, ये ब्लू वाला जो है, इसको इसको क्या कहा गया है, ये सेपरेट कर रहा है राइट एंड लेफ्ट अट्रिया को। ठीक है, तो इसको बोला जा रहा है इंटर अट्रियल सेप्टम। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सेपरेट कर रहा है, तो राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है ये पर्पल वाली लाइन। ठीक है, सो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है ये पर्पल वाली लाइन, और इसको बोल रहे हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, ये हमारा एक हार्ट है, हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स हैं, जैसा अभी हमने पहली वाली स्लाइड में देखा। ये है हमारा राइट अट्रियम, नीचे है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट अट्रिया को सेपरेट करने के लिए है इंटर अट्रियल सेप्टम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इतनी बात क्लियर हो गई। अब उन दोनों को आईएस ने सेपरेट आउट किया, नीचे वालों को आईवीएस ने सेपरेट आउट किया, लेकिन अट्रिया को वेंट्रिकल से भी तो सेपरेट कोई कर रहा है, तो अट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा है एक और वॉल, ये जिसे हमने येलो में दिखा दिया है। ठीक है, ये जिसको हमने थोड़ा सा येलो में दिखा दिया है, जस्ट अ सेकेंड, इसे मैं बना देती हूँ दोबारा। ओके ओके, चलिए इसे रेड में ही रहने देते हैं। ये जो है इसको ये वॉल सेपरेट कर रही है रेड वाली, और इसे बोला जा रहा है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम कर रही है। ओके, अच्छा, अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो क्या हमारे चारों चैम्बर बराबर हैं? क्या हमारे जो हार्ट के 4 चैम्बर थे वो इक्वल साइज के हैं? नहीं, छोटा बड़ा तो हमने पहली स्लाइड में देख लिया था कि भाई जो अट्रिया होता है वो छोटा है, अट्रिया जो है वो स्मॉल है, और लेकिन जो ये है अट्रिया स्मॉल है, और वेंट्रिकल जो है ये कैसे हैं, लार्ज है। लेकिन अगर हम अट्रिया में आपस में कंपैरिजन करेंगे तो हम इस पिक्चर में अच्छे से देख पा रहे हैं कि राइट अट्रिया जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू लेफ्ट अट्रिया, क्योंकि ये जो वॉल है आईएएस यानी इंटर एट्रियल सेप्टम जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड थोड़ा सा खिसका हुआ है, इसलिए हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो राइट अट्रिया है वो बड़ा है एज कंपेयर टू लेफ्ट अट्रिया। ठीक है, चलिए, अगर हम दोनों वेंट्रिकल्स को यहां पर देखें, नोट करें, तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में थोड़ा सा छोटा है। तो क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। इस पिक्चर में हमें ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा, ये जो है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो आईवीएस की लाइन है यानी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो कंपैरेटिवली थिक होगा और ज्यादा मस्कुलर होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आएगा वो उसको पंप करना होगा टुवर्ड्स, कहां करेगा ये,
ये aorta में करेगा और वो फिर पूरी की पूरी बॉडी में जाएगा ब्लड। तो उसको पंपिंग के लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत है, ज्यादा प्रेशर की जरूरत है, तो उसकी जो जितनी भी वॉल है वो बाकी चेम्बर्स के कंपैरिजन में ज्यादा कैसी होनी चाहिए, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। और अगर हम साइज के हिसाब से बात करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा साइज किसका रहा, हमारा सबसे बड़ा साइज रहा लेफ्ट का। उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा है हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। उससे छोटा कौन सा है, हमारा लेफ्ट अट्रिया है। और सबसे छोटा कौन सा है, हमारा लेफ्ट अट्रिया है। तो ये इनका सीक्वेंस हो जाएगा। अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि सबसे सबसे बड़ा कौन, तो हम कह देंगे कि हाँ भाई लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है चारों चैम्बर में, तो सबसे छोटा लेफ्ट अट्रिया है। ठीक है, चलिए इतनी बात यहां पर क्लियर हो गई। तो सेप्टा जो जितने भी वॉल्स थे वो हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब आती है वॉल्व की बात। ठीक है, ये जो हार्ट है, मैंने अभी जो आपके सामने पिक्चर बनाया उसमें मैंने आपको बताया कि ये भाई राइट अट्रिया है ना, ये लेफ्ट है, ये देखिए थोड़ा सा छोटा बनाया हुआ है ना यहाँ पे। और ये नीचे वाला क्या है, नीचे वाला वेंट्रिकल है। ये जो है ये वॉल बना दी, देखिए थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट करके, और ये रहा। तो इनके बीच में, राइट और लेफ्ट के बीच में देयर इज अ वॉल जो ब्लड के सर्कुलेशन को और यूरिन फ्लो को मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे ही अट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा और जैसे ही यहां राइट अट्रियम से लेफ्ट अट्रियम, राइट अट्रियम दोनों से जब नीचे वेंट्रिकल्स में आएगा तो उसके मूवमेंट को देखने का काम, उसके मूवमेंट को यूनिडायरेक्शनल वे में मूव कराने का काम ये वॉल्व करेंगे। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, कि राइट अट्रियम, हमारे जो ये राइट अट्रियम है और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उनको कहा जा रहा है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और लेफ्ट अट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उनको कहा जा रहा है ट्राइकस्पिड, उनको कहा जा रहा है मिट्रल वॉल्व। ठीक है, उनको कहा जा रहा है मिट्रल वॉल्व, ये रहे मिट्रल वॉल्व। ठीक है, और जो हमारी अयोटा है, ये जो अयोटा है जो प्योरिफाइड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट बॉडी भेजेगी, और पल्मोनरी आर्टरी है, इनके बीच में जो वॉल्व है वो कैसे हैं, सेमी न्यूरल वॉल्व है, ये वाले। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। हमने वॉल की बात कर ली, हमने वॉल्व की बात कर ली। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। अब हम देखेंगे कि हार्ट में नोडल टिश्यू कौन कौन से होते हैं। तो नोडल टिश्यू कौन कौन से हैं, जो हार्ट की मसल्स के अंदर ही खुद इंपल्स जनरेट का काम करते हैं, इंपल्स को खुद ही जनरेट करने का काम करते हैं, वो नोडल टिश्यू इसके कहलाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला है उसे ऐसे नोड बोलते हैं या साइनो आर्ट्रियल नोड कहा जाता है। ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये देखिए इस जगह पर लोकेटेड होता है। तो ये कहाँ लोकेटेड है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट अट्रियम। ये राइट अट्रियम था, इस राइट अट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है ऐसे नोड। और ये इसका क्या काम होता है, इट एक्चुअली इनिशिएट द हार्ट रिदम, इसीलिए इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। ऐसे नोड को क्या कहा जाता है, पेस मेकर। ठीक है, अच्छा अब इसके नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो इसके नीचे की तरफ अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास, ये अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, ये अट्रिया और वेंट्रिकुल को सेपरेट करने वाला ये स्पेस यहां पर प्रेजेंट होता है, इस जगह पर एवी नोड, जिसे बोल रहे हैं अट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये कहां प्रेजेंट है, ये अट्रिया और वेंट्रिकुल को सेपरेट करने वाला जो सेप्टम है उसके नजदीक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दोनों कहां प्रेजेंट हैं, दोनों के दोनों राइट अट्रिया में ही प्रेजेंट हैं। क्या, एसे नोड एंड एवी नोड कहां प्रेजेंट है, राइट अट्रिया में। ठीक है, अच्छा अब ये यहां से जो इंपल्स है वो कहां जाएगा, वो जाएगा अट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल में, या जिसे बोलते हैं एबी बंडल्स, जो कहां से कंटिन्यू होगा, इट कंटिन्यू फ्रॉम एबी नोड्स डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। ये एबी नोड से कंटिन्यू होके यहाँ पे एबी बंडल लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो गया। ये देखिए आप, लेफ्ट वाला चला गया लेफ्ट की तरफ और राइट वाला चला गया राइट डायरेक्शन की तरफ।
ठीक है, और राइट डायरेक्शन की तरफ, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ इससे कुछ कुछ फाइबर्स जैसी स्ट्रक्चर बाहर निकली, जिसे बोला गया पुर्किंजे फाइबर। ये किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पुर्किंजे फाइबर? आप देख रहे हैं पुर्किंजे फाइबर दोनों ही वेंट्रिकल्स में, जब दोनों ही लेफ्ट ब्रांचेस अलग अलग हो रही हैं तो उसमें दोनों ही उसमें डिवाइड होते जा रहे हैं वेंट्रिकल्स में, तो इट डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। ठीक है, बंडल ऑफ हिस इंक्लूड नोडल फाइबर एंड बंडल्स। इसको बंडल ऑफ हिस किसे बोलते हैं? ये जो बंडल है, नोडल फाइबर और बंडल, इसको बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। नोडल टिश्यू आपको क्लियर हो गया? क्या है नोडल टिश्यू? राइट अट्रियम पर इंपल्स जनरेट करने के लिए राइट कॉर्नर पर देयर इज अ साइनस नोडल, जिसे ऐसे नोड कहते हैं, जो राइट अट्रियम के टॉप अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। ये हार्ट रिदम स्टार्ट करता है, और हार्ट रिदम स्टार्ट करके बाद इंटरनोडल पाथवे के थ्रू ये हार्ट रिदम सबसे पहले यहां जनरेट हुई, यहां से गई एवी नोड के पास, एवी नोड के बाद गई एवी बंडल के पास। एवी बंडल दो ब्रांचेस में टूटा, एक है लेफ्ट बंडल और दूसरा है राइट बंडल। लेफ्ट बंडल राइट बंडल से होते हुए ये गया पुर्किंजे फाइबर के पास, और जो कि दोनों वेंट्रिकल्स में फैले हुए हैं, फिर इंपल्स वहां से उधर चली गई। ठीक है, मैक्सिमम जो हार्ट की रिदम है वो ऐसे नोड डेवलप करता है, और वो कितनी करता है? वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू डेवलप करता है 70 से 75 इंपल्स पर मिनट, और इसको मोटा मोटा एक हेल्दी इंसान के अंदर 72 हम कह सकते हैं। वहां से फिर दूसरी कहां जाती है? एवी नोड के पास। एवी नोड के पास जाएगी वो, तब इंपल्स जो है हो जाएगी 50 टू 60 पर मिनट, एंड देन उसके बाद वो कहां जाएगी? उसके बाद वो जाएगी और नीचे की तरफ, बंडल ऑफ इसकी तरफ, वहां पर उसकी हो जाएगी 30 से 40, और जब वो पुर्किंजे फाइबर की तरफ जाएगी तब उसकी हो जाएगी 20 से 30। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो जनरेट हो रहा है इंपल्स, वो हर जगह हर फाइबर के पास अलग अलग एक्शन पोटेंशियल में डेवलप हो रहा है। सबसे ज्यादा जहां से जनरेट हुई, फिर धीरे 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 स्लो डाउन हो गई। एवी नोड, देन पुर्किंजे फाइबर, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, देन आगे पुर्किंजे फाइबर तक आते आते स्लो डाउन हो गई। अच्छा, हार्ट बीट का और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो हार्ट बीट है, या जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ये किससे जनरेट हो रही है? उसके खुद के मसल से जनरेट हो रही है। तो यानी कि हार्ट की जो मसल्स हैं, उनको कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं चाहिए इंपल्स जनरेट करने के लिए। तो ये बिल्कुल न्यूरॉन की तरह काम कर रही हैं, न्यूरॉन की तरह काम कर रही हैं, लेकिन इसको अपने इंपल्स जनरेट करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं चाहिए। ये खुद ही ऑटो एक्साइटेबल हैं, ये खुद अपने इंपल्स जनरेट करती हैं। ठीक है, सो इसीलिए कहा जा रहा है कि हार्ट बीट जनरेट करने के लिए जो ऐसे नोड हैं, या जो नोडल टिश्यू हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू आ गए जो अभी हमने पढ़े, वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। सो दीज नोडल मस्कुलेचर जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये यहां पर लाइन इसीलिए लिखी गई है। ठीक है, ऐसे नोड क्या करता है? ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जो है 70 से 75 पर मिनट, और एवरेज अगर हम कहें तो 72 पर मिनट एक हेल्दी इंसान के लिए। ठीक है, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये जो धक 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 की आवाज आती है, रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट के अंदर, वो ऐसे नोड या जो पेस मेकर है वही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और जितनी बार वो धड़केगा वही हमारे दिल की धड़कन कहलाती है, या हार्ट रेट कहलाती है। इसीलिए हमारा जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट रेट होता है वो 70 टू 75, या बिल्कुल अगर एक्यूरेट कहते हैं तो 72 माना जाता है, बीट्स पर मिनट माना जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलें आगे। चलिए अब एक दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जिसे कहते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट। What is this? It is a sequence of events that occur when heart
बीट्स। जब एक धड़कन हार्ट धड़कता है तो जितने तरीके के सीक्वेंस होते हैं उस पूरे सीक्वेंसेस को मिला के एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। यानी कि एक हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल। वी कैन से 1 हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल। ठीक है। कार्डियक साइकिल में 2 मेन फेजेस होते हैं। पहला होता है कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन देखिए, आप इस पूरे डायग्राम में ये जो दिखाया जा रहा है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ, ये हो रहा है ना लगातार। तो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसी को कहा जा रहा है सिस्टोल। क्या कहा जा रहा है? सिस्टोल। और जो रिलैक्स हो रहा है वापस उसको कहा जा रहा है डायस्टोल। ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब सिस्टोल हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि जो वॉल्व थे अट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में लेफ्ट और राइट में, वो क्या हो रहे हैं? खुल रहे हैं। इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो खुल रहे हैं और ऊपर का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ रहा है, दोनों वेंट्रिकल्स में आ रहा है। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन में वॉल्व खुल रहे हैं और जैसे ही वो रिलैक्स हो रहे हैं तो वो वॉल्व बंद हुए जा रहे हैं। कौन से? जो अट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है। और जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम क्या देख रहे हैं? वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ये जो अओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में बाहर जा रहा था ब्लड, उसके सेमिन्यूनल वॉल्व खुल रहे हैं। तो यानी कि अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है कि जब एवी वॉल्व ओपन हो रहे हैं तब सेमी न्यूअल वॉल्व क्लोज्ड है एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अपोजिट हो रहा है, जब ये खुलेंगे तब ये बंद रहेंगे, जब ये खुलेंगे तो वो बंद रहेंगे। ठीक है। तो ये ही इस साइकिल में चल रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। और कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कह रहे हैं? सिस्टोल। और रिलैक्सेशन को कहा जा रहा है डायस्टोल। अब ये इवेंट 1 बाय 1 हम देखेंगे कि ये चलते कैसे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यस। तो सबसे पहले होता है एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल देखने के लिए हमने एक ये पाई चार्ट बनाया है। इस पाई चार्ट में यहां पर हुआ एट्रियल सिस्टोल। ठीक है। ये हुआ एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या हुआ? एट्रियल सिस्टोल में क्या हुआ कि जब हार्ट से जो हमारी ग्रेट वेन्स हैं उससे ब्लड आया। ठीक है। अगर हम यहां पर एक स्क्वायर की फॉर्म में एक हार्ट बना लें, तो ये है राइट अट्रिया, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट अट्रिया और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। यहां इस ग्रेट वेन से यहां ब्लड आ रहा है। ठीक है। तो जब इसमें ब्लड आएगा तो क्या होगा? ये जो ब्लड है ये ऑटोमेटिकली वेंट्रिकल में जाने देगा, है ना? वेंट्रिकल में जाने देगा और जो यहां पर आएगा पल्मोनरी वेन से, ये भी लेफ्ट अट्रिया ऑटोमेटिकली क्या करेगा? लेफ्ट वेन्स लेफ्ट इसको जाने देगा। तो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? इसके कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड फ्लो करेगा। क्या करेगा? ब्लड फ्लो करेगा किधर? टुवर्ड्स वेंट्रिकल। सही बात है कि नहीं है बताइए? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर इधर इसके पास आया, अब ये ओवरफ्लो हो रहा है तो ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली अपने अंदर जो ब्लड है वो ऑटोमेटिकली वेंट्रिकल में जाने देगा। पहला पॉइंट। और जब ये जाने देगा तो क्या होगा? ये तभी तो जाने देगा जब इन दोनों के बीच में जो वॉल्व हैं वो ओपन होंगे। इन दोनों के जो बीच में, तो यानी कि एवी वॉल्व जो हैं वो इस टाइम पर क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे। ठीक है। एवी वॉल्व ओपन रहेंगे और जो हमारी ग्रेट वेन्स की जो ओपनिंग है वो भी ओपन रहेगी। तभी तो इसमें, अच्छा, ग्रेट वेन्स जो हैं उनकी ओपनिंग क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये भी तो हो सकता है कि भाई ये बैक फ्लो करके जहां से ब्लड आ रहा है इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, वहां पर ही वापस लौट जाए। तो इसलिए जो ग्रेट वेन्स जो हैं उनसे उनकी ओपनिंग जो है क्या हो जाएगी? वो क्लोज हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अट्रिया में क्या हो रहा है? अट्रिया में भाई कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है।
अट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तभी यहाँ पे सिस्टोल लिखा है। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होते ही ये जो राइट अट्रिया में ब्लड था वो ब्लड नीचे जाने लगा। ठीक है, यहां पर ब्लड जाने लगा तब जब ये वाली ओपनिंग, ये जो वॉल्व थे ये खुल गए। ठीक है, एबी वॉल्व ओपन हुए और क्योंकि बैक फ्लो ना हो जाए इसलिए जो ग्रेट वेन्स थी उनकी ओपनिंग हो गई बंद, ये हो गई क्लोज, तभी वो नीचे की तरफ आया। ठीक है, चलो, और इसको काम करने में कितना टाइम लगा? ये काम करने में, उसको भरने में, नीचे वेंट्रिकल में डालने में, और पीछे की ग्रेट वेन्स और ग्रेट आर्टरी इस अगर लेफ्ट की बात करें उसको होने में पूरा का जो पूरा टाइम लगा वो है 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो यही यहां लिखा हुआ है कि ऐसे नोड या दी साइनोआर्ट्रियल नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, एक इंपल्स जनरेट करता है ऐसे नोड, और उससे क्या होता है, दोनों जो अट्रिया हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं साइमल्टेनियसली। राइट भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट करने से वो जो ब्लड था वो अट्रिया से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, और वो तभी आ पाएगा जो उनके बीच में बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व में वो खुल जाएं। ठीक है, वो खुले ही रहेंगे तभी आएगा नीचे आराम से। ठीक है, आ जाएगा, और ब्लड फ्लो जो है वेंट्रिकल का अबाउट 30% इसमें कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बढ़ता है, बाकी तो वो खुले ही रहते हैं। वेन्स उस अट्रिया में लाती हैं, अट्रिया वेंट्रिकल में डाल देते हैं, है ना। चलिए, अब इसके बाद क्या होगा? अच्छा, मैंने ये डायग्राम से आपको समझा दिया है, चलिए यहाँ इसको देख लेते हैं। हाँ, तो मैंने अभी आपके साथ अट्रियल सिस्टोल डिस्कस किया। अट्रियल सिस्टोल में मैंने आपको अभी क्या बताया कि ब्लड पुश टू वेंट्रिकल्स, यही तो हो रहा था। ब्लड जो है, अगर हम यहाँ पे दोबारा से एक डायग्राम बना लें अपने हार्ट का, तो ये राइट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहां से इधर, यहां से इधर ब्लड कहां की तरफ पुश हो रहा है? वेंट्रिकल की तरफ पुश हो रहा है, और वेंट्रिकल की तरफ पुश हो रहा है तो इस कब हो रहा है? जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसमें तो ब्लड नीचे की तरफ पुश हुआ, तो क्या होगा? पुश होगा, जो हमारी ग्रेट वेन्स हैं उनके वॉल्व तो बंद हो जाएंगे, लेकिन ये जो एवी वॉल्व है वो ओपन रहेंगे, है ना, तभी तो पुश हो पाएगा। और जो मेन जो ग्रेट वेन है हमारी, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, उसकी जो है बंद हो जाएंगे ताकि बैक फ्लो ना हो। ये सारा का सारा काम हुआ 0.1 सेकेंड में। ठीक है, अब आया नंबर वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जब ये पूरा का पूरा भर गया, पूरा ब्लड यहां पर आ गया लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में, तो ये जो वॉल्व थे ये यहां पर बंद हो गए। ये बंद हो गए, क्यों बंद हो गए? अगर ये बंद नहीं होंगे तो हमारा जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से अट्रिया में भी जा सकता है, लेफ्ट और राइट वाला दोनों। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो हमारे वॉल्व हैं वो क्लोज हो गए। इमीडिएटली जैसे ही वो भरा वो क्लोज हो गए, और जब क्लोज हुए तो यहां पर एक साउंड आई जिसे बोला लब साउंड। जैसे ही वॉल्व क्लोज हुए, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, तब एक साउंड आई जिसे बोला गया लब साउंड। और जैसे ही वो क्लोज हुए और नीचे धीरे धीरे यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लड जो है भर रहा है लेफ्ट और राइट में। अब जब ये भर रहा है तो ये क्लोज चैम्बर की तरह हुआ, क्योंकि यहां से जो ब्लड लेके जाना है इसको, और इसको एयोटा के थ्रू, वो वॉल्व जो सेमीन्यूलर वॉल्व है वो अभी खुले नहीं है, वो खुले नहीं है, ये बंद हो गए, तो इट बिहेव लाइक अ क्लोज्ड चैम्बर। तो क्लोज्ड चैम्बर में क्या हुआ? प्रेशर बढ़ रहा है, लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, तो इस प्रेशर बढ़ने को क्या बोल रहे हैं? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो वो लगातार जो चैम्बर्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, वो कॉन्ट्रैक्शन उनके अंदर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन उनके अंदर इतना बढ़ा कि वो उसको खोल नहीं सकते और ये खुद अपने आप में अब प्रेशर नहीं झेल पाएंगे, तब ऑटोमेटिकली ये जो सेमिन्यूरल वॉल्व थे ये यहां पर जाके खुल जाएंगे। ठीक है, सेमिन्यूलर वॉल्व खुल जाएंगे, और सेमिन्यूलर वॉल्व खुलते ही ब्लड का इजेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगा। ब्लड का इजेक्शन कहां हो जाएगा? रेस्पेक्टिव आर्टरी और एओटा में हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड जो है इजेक्ट हो जाएगा। वेंट्रिकल में क्या हुआ? जैसे ही ये वेंट्रिकल्स दोनों भरे, हमारा ये वॉल्व क्लोज हुए, तो क्लोज हुए एबी वॉल्व क्लोज हुए, उसकी एक साउंड आई जिसे बोला लव साउंड।
ठीक है। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, इस वेंट्रिकल में बहुत ज्यादा प्रेशर इकट्ठा होगा, जिसे आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहा। और जब वो प्रेशर बिल्कुल नहीं सहा गया, ऊपर का बंद है, सेमिन्यूरल वॉल्व अभी खुले नहीं है, तब उस टाइम पे सेमिन्यूरल वॉल्व खुलेंगे और ब्लड फ्लो हो जाएगा टुवर्ड्स एओर्टा की तरफ, ठीक है, एंड पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, और ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो काम हुआ वो हुआ 0.3 सेकेंड के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे चारों चैम्बर थे, हमारे राइट अट्रियम, लेफ्ट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका ब्लड जा चुका है रेस्पेक्टिव आर्टरी में, ठीक है। अब ये चारों के चारों जो चैम्बर हैं वो रिलैक्स फॉर्म में आ गए। जब वो रिलैक्स फॉर्म में आ गए, ये ब्लड यहां से इधर मूव हो गया है ऊपर की तरफ, तो ये जो वॉल्व थे ये दोबारा से क्लोज हो गए। तो जब ये दोबारा क्लोज हुए, अब ब्लड है ही नहीं वहां पर, तो फिर से बंद होने पर एक साउंड आई जिसे बोला डब साउंड, ठीक है। खुलने पर कोई साउंड नहीं आएगी, लेकिन जब बंद होंगे वॉल्व तब साउंड आएगी, ठीक है। तो यहां पर एक और साउंड आई जिसे बोला डब साउंड, और इस टाइम पर ये बंद हो गए तो ऑटोमेटिकली एबी वॉल्व फिर से ओपन हो गए, और यहां से फिर से ब्लड नीचे आर्टरिया से वेंट्रिकल की तरफ आना शुरू हो गए, ठीक है। वो नॉर्मल स्टेज में आ गए, रिलैक्स फॉर्म में आ गए, ऑटोमेटिकली आ रहा है, और वेंट्रिकल दोबारा से भरने लग गया रिलैक्स फॉर्म में। तो जब वेंट्रिकल दोबारा से भरेगा तो इसका जो 70% ब्लड है वो जॉइंट डायस्टोल में नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो 30% था मैंने आपको बताया था वो ड्यूरिंग सिस्टोल बढ़ा जाएगा, ठीक है। 70% जॉइंट डायस्टोल में बढ़ जाएगा। और ये पूरा का पूरा काम कितनी देर में हो रहा है, ये हो रहा है 0.4 सेकेंड, ठीक है। ये हो रहा है 0.4 सेकेंड में। समझ में आ गया आपको, इस पाई चार्ट के थ्रू समझ में आ गया कि क्या क्या इवेंट्स हुए हैं एक कार्डियक साइकिल के दौरान। 3 इवेंट्स हुए हैं, 3 इवेंट्स हुए हैं। एक हुआ है अट्रियल सिस्टोल, दूसरा हुआ है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अट्रियल सिस्टोल, दूसरा हुआ है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और तीसरा हुआ है जॉइंट डायस्टोल। सबसे पहले अट्रियल सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, अट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड पुश होगा टुवर्ड्स, बचा कुचा जो भी ब्लड था 30% टुवर्ड्स वेंट्रिकल। और जब वो पुश होगा तो एवी वाल्व ओपन ही होंगे, और पुश होने के बाद जो ग्रेट वेन्स हैं उनकी रूट्स बंद हो जाएंगी ताकि बैक फ्लो ना हो, ठीक है। पुश होने के तुरंत बाद ही वॉल्व बंद हो जाएंगे, बल्ब होने पर एक साउंड आएगी जिसे बोलेंगे लव साउंड, और यहाँ इमीडिएटली वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होते ही ये एबी वॉल्व बंद होंगे, तब शुरू होगा आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने के बाद सेमिन्यूलर वॉल्व ओपन होंगे, ओपन होके जो ब्लड नीचे आया था वो इजेक्ट होगा पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में। इसके बाद जैसे ही ब्लड वहां पर इजेक्ट हो जाएगा, दोबारा से जॉइंट डायस्टोल में हार्ट आ जाएगा, और सारे के सारे चैम्बर रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे इसका मतलब उन अट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व बंद हुए थे वो ओपन हो गए हैं। ब्लड ऑटोमेटिकली जो ग्रेट वेन्स है उसे अट्रिया में आ रहा है, अट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है, और जैसे ही वेंट्रिकल में आ रहा है और इस दौरान सेमिन्यूलर वॉल्व बंद हो जाएंगे, तब एक और साउंड आएगी जिसे डब साउंड बोला गया है। एवी साउंड, एवी वॉल्व ओपन है, ऊपर से नीचे ब्लड आ रहा है, और वेंट्रिकल की फिलिंग जो है ब्लड से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अब आपसे कहा जाए कि भाई लव और डब साउंड के बीच में कितना स्पेस होता है, कितना टाइम लगता है, तो हम कह सकते हैं भाई एक लव और डब साउंड के बीच में 0.3 सेकेंड लगते हैं। लेकिन डब और लव के बीच में देखिए, यहां पर देखिए 0.3 सेकेंड लग रहे हैं, लेकिन डब और लव के बीच में कितना लगेगा, तो उल्टा नहीं जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका मतलब यूं करके ही दोबारा डब के बाद लव साउंड आएगी, यानी कि 0.4 प्लस 0.1, इसका मतलब इस साउंड को होने में 0.5 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आपसे अगर ये कहा जाएगा हाँ, इस वाले पिक्चर में देख लेते हैं। जब आपसे ये कहा जाएगा कि भाई ये तो अट्रियल सिस्टोल है, तो अट्रियल डायस्टोल का कितना टाइम आएगा, तो ये तो है सिस्टोल का टाइम,
तो बाकी जो बच गया उस टाइम पर वो डायस्टोल में है, तो अट्रियल डायस्टोल है 0.4 और 0.3, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ गया 0.7 सेकेंड। तो ये क्या है, ये है अट्रियल डायस्टोल। ठीक है, अगर हमसे कहा जाएगा कि अगर हम से कहा जाएगा, एक सेकेंड मैं ये हटा देती हूं ताकि बाकी कैलकुलेशन आपको दिखा सकूं। इतना समझ में आ रहा है? ओके। अगर आपसे कहा जाएगा कि भाई आप ये बताइए कि ये तो अट्रिया के बारे में था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना टाइम, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितना टाइम लगेगा, तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल था, राइट। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितना लगेगा, 0.4 प्लस 0.1, तो ये लगेगा 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ ये तो समझ लिया है हमने, अब हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में समझते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल बाय अट्रोवेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड का जो एक्शन पोटेंशियल था वो एवी नोड से होता हुआ एवी बंडल में गया, और एवी बंडल में जाके वेंट्रिकल्स की मसल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे ही वेंट्रिकल की उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, द इंक्रीज्ड वेंट्रिकल प्रेशर, उन्होंने क्या किया, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को क्लोज कर दिया, जैसा कि मैंने अभी आपको पाई चार्ट के टाइम पर समझाया। और इससे क्या हुआ, बैक फ्लो जो हो रहा था वो रुक गया, कि ब्लड हमारा वापस वेंट्रिकल में चला जाए, वो रुक गया। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, जैसे मैंने आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर कहा आपसे, तो ये सेमिन्यूरल वाल्व जो थे ये अपने आप ओपन हो गए, तो इसमें जो ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ऑटोमेटिकली इजेक्ट हो गया या फ्लो होना शुरू हो गया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, चलिए अच्छा, और उसके बाद क्या तीसरा इवेंट क्या था, तीसरा इवेंट था जॉइंट डायस्टोल का। तो इसमें क्या है, ऑल 4 चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड, जो चारों चैम्बर हैं हमारे हार्ट के वो रिलैक्स हो जाते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व ये ओपन हो जाती हैं। ठीक है, और ब्लड फ्लो फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली, अट्रिया से होते हुए वेंट्रिकल में आ जाती हैं, और ये मैक्सिमम 70% तक ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, और इस टाइम पर सेमिलुनर वाल्व क्लोज रहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सारे इवेंट। अच्छा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात कर रहे हैं। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, तो रिड्यूस द प्रेशर कॉजिंग सेमिलुनर वाल्व क्लोज, प्रिवेंटिंग बैकफ्लो ऑफ द वेंट्रिकल। एज द प्रेशर डिक्रीज फर्दर, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन, अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, सारे इवेंट्स अब आपको समझ में आ गए हैं, और उसके बाद फिर से जॉइंट डायस्टोल शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से देखिए, पहले की क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली अट्रिया से कहां आ रहा था, वेंट्रिकल में, सिस्टोल हुआ, फिर इसका डायस्टोल हुआ, फिर से आया नीचे की तरफ, वॉल्व्स खोले, नीचे वेंट्रिकल की तरफ आया, सिस्टोल से बचा हुआ 30% आया, फिर वो निकल गया पीछे की तरफ। तो इसी तरीके से लगातार जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फॉर्म आती रहती है और जाती रहती है हार्ट में, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। ठीक है, अच्छा, कार्डियक आउटपुट की अगर हम बात करेंगे तो कार्डियक आउटपुट में 72 कार्डियक साइकिल पर मिनट्स होती हैं। ठीक है, और ईच साइकिल जो है वो 0.8 सेकंड में होती है, क्योंकि पर मिनट अगर आप 60 कर रहे हैं, 60 सेकंड्स कर रहे हैं, तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक साइकिल के लिए जो है 0.8 सेकंड मिलता है। इस 0.8 सेकंड को ही मैंने यहाँ पर आपको अभी डिवाइड करके कार्डियक आउटपुट में ये इस तरीके से जो दिखाया था 0.1, 0.3 एंड 0.4 दिखाया था ना अभी। सिस्टोलिक, यहाँ पर सिस्टोलिक, ये अट्रिया सिस्टोलिक था, फिर यहाँ पर वेंट्रिकल सिस्टोलिक फॉर्म में था, यहाँ पर जॉइंट था, है ना। तो यही मैंने आपको अभी दिखाया था। तो ड्यूरिंग ईच साइकिल, ये जो 0.8 सेकंड में होती है, ये ड्यूरिंग ईच साइकिल क्या होता है, ड्यूरिंग ईच साइकिल जो हमारा 70 ml ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है। 70 ml जो ब्लड है वो हमारा पंप होता है हमारे हार्ट से। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम एक साइकिल में जो कि 0.8 सेकंड में हो रही है, उसमें कितना हो रहा है, 70 ml। ठीक है, तो
अगर हम कार्डियक आउटपुट को स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एक हेल्दी इंडिविजुअल में 5000 ml और 5 लीटर जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट मिलता है। ठीक है, द कार्डियक आउटपुट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, क्योंकि हार्ट रेट कितनी होती है हमारी, कितनी है 72। ठीक है, तो एवरेज 5000 ml या 5 लीटर एक हेल्दी इंडिविजुअल में होती है। अच्छा, साउंड की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, लेकिन चलिए एक बार यहाँ पर कुछ रिटन मैटर लिखा हुआ है तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। हार्ट की साउंड के लिए कि ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस, जिसे कि स्टेथोस्कोप से देख सकते हैं। डॉक्टर लगाते हैं ना स्टेथोस्कोप जब किसी का बीपी डाउन है, कम है, या कोई भी बीमारी है कि भाई हार्ट का क्या है, देखें तेज है या स्लो डाउन हो रहा है। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो होती है लब। हाँ, लब को फर्स्ट हार्ट साउंड भी कहते हैं, ये हमें याद रखना है। इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, इट इज एसोसिएटेड विद द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। और जो डब साउंड है उसको वो किससे एसोसिएटेड है, वो सेमील्यूनर वॉल्व के क्लोज होने से एसोसिएटेड है। ये भी हमें याद रखना है, हमें ये अपोजिट नहीं देखना है। जो पहली साउंड है वो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होगा तब माना जाएगा, और सेकंड साउंड तब आएगी डब साउंड जब सेमील्यूनर वॉल्व जो है वो क्लोज होते हैं। दिस साउंड हैज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इनकी अपने आप में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है। अब आते हैं ईसीजी के ऊपर। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो ये जो पेपर पे इस तरीके का ये जो डॉक्टर्स देखते हैं, इस तरीके का जो पैटर्न आता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम पीछे आएगा ग्राम। बाकी ये जो मशीन होती है, इस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब ग्राफ की बात पूछी जाएगी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी, तो आप मशीन की बात करेंगे, उसके रिजल्ट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ मशीन used to obtain a graphical representation of electrical activity of the heart during a cardiac activity। किसी कार्डियक एक्टिविटी के दौरान हार्ट किस तरीके से पंप कर रहा है उसको ये नोट करता है। ठीक है, अब ये मिलता कैसे है? टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड। ठीक है, that continuously monitor the heart activity. For a detailed evaluation of heart function, multiple leads are attached to the chest. ठीक है, बहुत सारी भी चेस्ट में लगाई जाती हैं ताकि उसकी रिदम अच्छे से नोट की जा सके। अच्छा, नोट करने के बाद इस तरीके का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मिलता है। इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में देखिए कई सारी पीक्स दिखाई हुई हैं। तो जो पीक पी से लेकर टी तक, ये जो पी दिया हुआ है, इससे लेकर ये जो टी दिया हुआ है, इस टी तक की एक रिदम होती है, उसको रीड किया जाता है। तो ये जो पी वेव है, इसे बोला जाता है अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली। ठीक है, ये जो QRS जो ऊंचा सा दिखाई दे रहा है, ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है, ये तब होता है जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। हमारा जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो देखिए कितनी ऊंची पीक गई है। क्यों गई है? क्योंकि जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट साइड वाला जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट करके जो ब्लड है वो सारा का सारा अओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में फैलाना पड़ता है। ठीक है, पूरी लोअर बॉडी में वो करेगा तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये पीक ज्यादा आती है। अब ये जो टी वेव है, जब वेंट्रिकल दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है अपने, तब ये टी वेव राइज होती है। ठीक है, वेंट्रिकल रिटर्न टू नॉर्मल मेकिंग सिस्टोलिक एंड। ठीक है, तो इस तरीके से हर वेव का अपना एक मतलब होता है। पी वेव इज इक्वल टू आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, QRS जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन है, और टी वेव तब है जब पूरा का पूरा दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया है वेंट्रिकल। ठीक है, हार्ट बीट रेट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, कितने QRS कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वन कैन डिटरमाइन हार्ट बीट रेट। ठीक है, हार्ट बीट की रेट तेजी से है, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल, या स्लो डाउन कर रहा है। ठीक है, उसको काउंट करके हम हार्ट बीट रेट देख सकते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या देखना है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में, सिंस द ECG ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप फॉर अ गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन, एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट
दैट देयर इज अ सम एबनॉर्मेलिटी और अ डिजीज। अगर वो जो पीक का पैटर्न थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमें ये देखना, ये डॉक्टर समझते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। अच्छा, डबल सर्कुलेशन किसे कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन इन्वॉल्व टू पाथवेज। एक है पल्मोनरी पाथवे, दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा? राइट वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड, कहां पर? पल्मोनरी वेन में, है ना, एंड ब्लड ट्रेवल्स टू द लंग एंड बिकम ऑक्सीजनेटेड। तो राइट पल्मोनरी वेन में जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड आया वो कैसा आया? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और वो टुवर्ड्स भेजा जा रहा है लंग में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न करता है लेफ्ट एट्रियम में, किससे? पल्मोनरी वेन से। ये वाला कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस हैं पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के, जिसमें उल्टे तरीके का होता है, ये हमें याद रखना होता है। ठीक है, ओके, ये आपको दिखाया हुआ है पूरा का पूरा। पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, देखिए आर्टरी है लेकिन इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ब्लू कलर दिखाया ना। ये पल्मोनरी वेन है लेकिन ये टुवर्ड्स हार्ट जा रहा है और इसलिए ये ऑक्सीजनेटेड जा रहा है ना। बाकी जो जा रहा है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, उसमें नॉर्मली है। चलिए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू एओर्टा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स टिश्यू, वेरियस आर्टरी, आर्ट्रियोल एंड जितनी भी कैपिलरीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कौन करता है? वो कलेक्ट करती हैं वेन्स कलेक्ट करती हैं, जिसमें सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये सब होते हैं, और ये राइट एट्रियम में डालती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके। चलिए, systemic circulation provide nutrition and oxygen to the tissue while removing waste product। ठीक है, ये तो हाँ बिल्कुल सही बात है, वही तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी। जबकि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होगा? इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द लिवर बिफोर एंटरिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कोरोनरी सिस्टम क्या होता है? इट इज स्पेसिफिकली सर्व द कार्डियक मस्कुलेचर। जितनी कार्डियक मसल्स होती हैं उनको जो ब्लड सप्लाई का काम करता है वो कोरोनरी सिस्टम होता है, कोरोनरी साइनस होता है जो ब्लड सप्लाई करने का काम करता है हार्ट की अपनी मसल्स को। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, द हार्ट नॉर्मल एक्टिविटी आर इंट्रिंसिक रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक मसल, जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जिस मेकिंग द हार्ट मायोजेनिक। स्पेशल न्यूरल सेंटर in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through an autonomous nervous system। वो इसे रेगुलेट करता है, उसे पूरा नोटिस करता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला ओब्लंगाटा में। ठीक है, मेडुला ओब्लंगाटा में प्रेजेंट होता है और ये इसको पूरे को ऐसे नोड के फंक्शनिंग को नोट करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इंक्रीज द हार्ट रेट, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डियक आउटपुट, जबकि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरन सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट, स्पीड ऑफ एक्शन ऑफ पोटेंशियल कंडक्ट, thus रिड्यूसिंग द कार्डियक आउटपुट। क्या करेगा ये? पैरासिम्पैथेटिक रिड्यूस करेगा, जबकि सिंपैथेटिक क्या करता है? इंक्रीज करने का काम करता है। एड्रिनल मेडुला हार्मोन कैन ऑल्सो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। कुछ हार्मोन्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला और जो सबसे कॉमन है वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। जो 120 to 80 है, ये इसको एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, जब भी 140 और 90 से ऊपर हो जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, कि जिसमें कोई ना कोई हार्ट में डिजीज है, कुछ एबनॉर्मेलिटी है, जिसे देखना चाहिए। अच्छा, हार्ट का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने से मेनली कौन कौन से ऑर्गन प्रभावित होंगे? एक तो ब्रेन प्रभावित होता है, दूसरा किडनी प्रभावित होती है, और इसके अलावा हार्ट खुद भी प्रभावित होता है ना। कभी कभी आईज में भी हार्ट जो हमारे ऊपर नीचे जो वो हो जाता है, बीपी एकदम से हाई हो जाता है, तो रेटिना पर भी उसका काफी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ब्रेन पर होने से सर्वाइकल, ये जो सर्वाइकोवैस्कुलर एक्सीडेंट मतलब स्ट्रोक्स पड़ जाते हैं, और बहुत तरीके की हेडेक शुरू हो जाता है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हार्ट जो खुद है
उसमें हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, हार्ट फेल हो सकता है, किडनी में भी इसी तरीके से रीनल फेलियर की संभावना रहती है। तो सबसे पहले जो डिजीज रिलेटेड है उसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी कहाँ ब्लड सप्लाई करती है? हमें पता है कि ये हार्ट की अपनी मसल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, तो अगर हमारी हार्ट की खुद की जो मसल्स हैं वहां पर अगर किसी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए बिकॉज ऑफ द डिस्पोजिशन ऑफ सम कैल्शियम फैट या कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू वहां पर जमा हो जाए, तो उसका जो पाथ है वो अगर नैरो डाउन होता जाएगा धीरे 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 धीरे, तो क्या होगा, उसकी वो प्रॉपर अपनी हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा। तो कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और उसकी जो है फंक्शनिंग उस पर पूरा का पूरा अफेक्ट पड़ता है। और तो इसमें क्या होता है, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, जिसमें हार्ट के मसल्स की ब्लड सप्लाई जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। बिकॉज क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सर्टेन थिंग्स लाइक कैल्शियम फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। एंजिना क्या है, जब हार्ट की मसल्स में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है और वहां पर प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो हार्ट मसल क्या करेंगे, उनको भी तो लगातार ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए। जब एरोबिक रेस्पिरेशन उसका रुक जाएगा तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू करती हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू होने से वहां पर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। जब लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड बहुत तेजी से एक्यूट चेस्ट पेन शुरू होगा, जिससे, और ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेशन मिल रहा है, इनसफिशिएंट जो है हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन मिल पा रही है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ऑक्सीजन प्रॉपरली ब्लड आ नहीं पा रहा है, तो वहां पर टेम्परेरीली वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर रहे हैं, तो एक्यूट चेस्ट पेन शुरू होता है, जिसे एंजिना बोलते हैं। इट अकर ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्टिंग ब्लड फ्लो, कॉमन अमंग, ये किसमें कॉमन होता है, मिडिल एज पीपल या एल्डरली पीपल में ये काफी कॉमन होता है। इसके बाद तीसरा जो टाइप का प्रॉब्लम आती है हार्ट के साथ, वो होती है हार्ट फेलियर की। हार्ट फेल का क्या मतलब है, हार्ट फेल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली टू मीट बॉडी नीड्स, यानी कि हार्ट अपने आप में इतना जो है कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल डायस्टोल नहीं कर पा रहा है ताकि वो पूरी की पूरी बॉडी में, हमारी पूरी जो बॉडी है उसको ब्लड सप्लाई कर सके। तो इसमें इस स्थिति में हार्ट फेल हो जाता है। इट में लीड टू कंजेशन हार्ट फेलियर करेक्टराइज बाय लंग कंजेशन भी, क्योंकि हार्ट में लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना है, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा तो वो उसको भी वो भी प्रॉपरली उसकी मसल्स काम नहीं कर पा रही हैं, तो इस केस में क्या हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या फिर हार्ट अटैक हो जाता है। So this is about the all the topics related to heart. हार्ट का स्ट्रक्चर हमने देखा है, जितने चैम्बर्स हैं, उसका जितनी वॉल हैं, वॉल्व हैं, उनकी फंक्शनिंग देखी, उससे कैसी कैसी प्रॉब्लम होती हैं, वो सारा कुछ देख लिया है। अब आपका ये जो हार्ट वाला सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है यहाँ पर आकर। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।